नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए जो हम लोगों ने सफलता सीरीज स्टार्ट किया है, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 4 को देखेंगे। इस सीरीज की वीडियो आपको पर डे प्रोवाइड कराई जाती है और तब तक प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक 30 क्लास ना हो जाए। अर्थात इसमें टोटल 30 क्लास होगी और समय लगेगा आपका 30 दिन। तो जिनको भी एसएससी जीडी पास करना हो, आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस बार के जीडी के रिजल्ट फाइनल वाली देखने के बाद भी हमारे कंटेंट को कुछ परख पाए तो ठीक है भैया, तो आराम से देखिए, है ना। जरूर आपका होगा भैया, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आपको एसएससी एमटीएस भी देना है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बेस अभी से बनाना ही बढ़िया है भैया। एग्जाम के समय चंद बच्चों में तो सिर्फ यही रहता है कि एनालिसिस देख लूँगा उससे काम हो जाएगा। एनालिसिस वो लॉलीपॉप है जो आपको भ्रमित करने के लिए काफ़ी है। मेरिट में आप नहीं आ सकते एनालिसिस देख करके, अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो। ठीक है भैया, तो पढ़िए, है ना। देखिए, आज वीडियो के शुरू में हमने 25 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में आपको पहले क्यूज करवाऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, इसके बाद मेन क्लास स्टार्ट होगी, है ना। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहे पूर्ण फायदा के लिए। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे तो आपको एसएससी देना हो, बिहार एसएससी देना हो, बिहार पुलिस देना हो, सिविल कोर्ट वाला देना हो जो अभी बिहार में आएगा, है ना, सिविल कोर्ट वाला, इसके लिए हमारा पैरासीटामोल या फिर बिहार एसएससी वाला जो है आराम से रामबाण के जैसे काम करेगा। इसके अलावा आपको सीजीएल का मेंस देना हो तो S36 है, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम देना हो परीक्षा दर्पण है। तो जैसी आपकी रिक्वायर है सर, इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट में जो क्वेश्चन आती है, 2-4 क्वेश्चन अटपटा छोड़ के बाद बाकी जो है वन लाइनर फॉर्मेट में लिखने को आती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है 30 मार्क खान नहीं रहते। आपको बिहार एसएससी वाली कंटेंट होगी या फिर हमारी पैरासीटामोल 500 है, अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका जो है अच्छा एग्जाम जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी? कल ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से भी करा था, 1651 में, है ना। 1651 में जो है अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में यानी बंगाल में अंग्रेजों ने हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री खोली थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पहला फैक्ट्री है, पहला फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत के अंदर खोली थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी के अलावा और कौन सी नृत्य कर लेती है? तो ये आपका भरतनाट्यम कर लेती है। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला नृत्यांगना बनी थी, तो इनके नाम से एक और रिकॉर्ड है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? राष्ट्रपति के महाभियोग में देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये क्या है सर? हटाने वाली जो है आपका प्रक्रिया, जिसे हम महाभियोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं, चाहे तो वो निर्वाचित सदस्य हो, चाहे तो वो मनोनीत सदस्य हो, है ना। ये संसद के सभी सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट या भाग ले सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सर, उसमें संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होती है तो संसद के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। एस अगेंस्ट ओड्स, है ना, ये सानिया मिर्जा की किताब है। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, ऐसा आशा करता हूं, क्योंकि जितना कंटेंट लिखा है इसके अलावा मैं चुप कब रहता हूं, कुछ ना कुछ तो बताता ही रहता हूं, लिंक करता ही रहता हूं, तो उसे भी नोट कीजिए अगर आप पीडीएफ बाय करते हैं तो भी, है ना। एस अगेंस्ट ओड्स ये जो है आपका, ये सानिया मिर्जा का है। इसी प्रकार से एक किताब का नाम मैं बताऊं, साइना नेहवाल का है, जिनके नाम है प्लेइंग टू विन, है ना। प्लेइंग टू विन नामक जो किताब है ये साइना नेहवाल के द्वारा लिखा गया है, प्लेइंग टू विन, है ना। इनके अलावा एक प्लेइंग इट माई वे भी है ना, प्लेइंग इट माई वे, ये आपका जो है सचिन तेंदुलकर का किताब है। बाद बाकी अगर, है ना, अलग अलग कैडर की किताब चाहिए तो आप टॉपिक बैच में जाएंगे, खिलाड़ी का, नेता का, हीरो हीरोइन का। इनके अलावा
भारत ने किस वर्ष शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो का लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा है। बहुत सारे बच्चे ने इसका सही जवाब दिया है, सभी का धन्यवाद। रिचेल फ्लिंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया और सर गारफील्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया? आप कहेंगे सर 2023 का क्यों पढ़ा रहे हो? तो अभी तक यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीसी ने अभी 2024 वाला अवार्ड जो है ना, अभी शायद घोषणा नहीं किया है और एक साल बीत जाने के बाद घोषणा होती है, तो अभी आपको यही एग्जाम में आएगा। सबसे पहले रखते हैं, देखिए रिचेल फ्लिंट अवार्ड उसे दिया जाता है जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर होती हैं। तो नाइट स्काइवर 2023 तक वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर घोषित की गई, तो इन्हें रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया गया। और सर गारफील्ड अवार्ड जो है पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है जो आईसीसी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित करते हैं, तो पैट कमिंस को दिया गया है करंट वाला। इनके अलावा शास्त्रीय या फिर कर्नाटक संगीत में कितने अलंकार होते हैं? तो 35 प्रकार के अलंकार होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रसिद्ध धर्म सभा की स्थापना 1829 में किसने किया था? तो राधा कांत देव ने किया था। और ये किस समाज के जो है मतलब विपरार्थक मत रखता था? तो ब्रह्म समाज की जो है विपरीत मत थे आपका धर्म सभा का, ध्यान रखेंगे, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता के अंदर ही हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहते हुए सती प्रथा के अंत कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे सती प्रथा का अंत जब भी पूछा है तब भी अंग्रेज के फॉर्मेट में पूछा है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पर विराम लगाया पूर्ण रूप से। हिमालय की जो ऊंची पर्वत हैं, यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं सर? बुग्याल भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मर्ग भी कह सकते हैं और प्यार भी कह सकते हैं। प्यार, प्यार नहीं है ये, प्यार है। ये तीनों जो है यह जो पर्वतीय घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है। नीचे वाली एरिया में नहीं, थोड़ा ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी भूभाग में आप जो है निवास कर सकते हैं? आर्टिकल 19 में। देखिए ग्रुप ऑफ आर्टिकल 19 है, 243 है और आपका जो है 51 का ए है। इन तीनों को मैंने आपको आराम से अलग से पढ़ा दिया है, टॉपिक वेज में जाके विजिट कीजिए। ऐसा कोई सा भी क्लू मैंने शेष नहीं छोड़ा है जो आपको एग्जाम पास कराने में बाधक बन रहा हो। हर चीज़ लगभग पढ़ा दिया हूँ, अब बने रहेंगे तभी तो समझ में आएगी ना, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 19 है ना, इसमें 6 चीज़ों का जो है मेनली आपका जिक्र करा गया है। 2 2 4 2 6। आप जो है कहीं भी इंडिया में घूमिए, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप जो है हथियार रहित बैठक कर सकते हैं। आप इंडिया में कोई भी व्यवसाय चला सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी निवास कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी अबाध रूप से घूम सकते हैं। और सहकारी समिति इत्यादि की गठन का भी जो है इसमें ब्यौरा दिया गया है। ये सब मौलिक अधिकार है आपका। इनके अलावा मुद्रा आपूर्ति के चेन में सबसे कम तरलता लिक्विडिटी किसकी होती है? तो M4 की होती है। सबसे अधिक जो है M1 का होता है, उससे थोड़ा कम M2 का, M3 से थोड़ा कम थोड़ा अधिक M2 और M4 से अधिक जो होता है M3। तो इसे जो है आपका आरोही क्रम में मैं सजा दिया हूँ, M1 M2 M3 M4 चलती है। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है सर? एथिकल रिलीजन पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष था। सेकेंड राउंड टेबल 1931 में लंदन जाके भाग लेना। 1932 में भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट भाग में करना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करना। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटना। 1901 में जो है सबसे पहले 1903 में माफ कीजिएगा कांग्रेस के समक्ष में दिखना, है ना। इसके अलावा बहुत सारे घटना इनके चंपारण सत्याग्रह 1917 करना, असहयोग आंदोलन 1920 करना, 1948 में स्वर्ग सिधार होना, ये सब महात्मा गांधी से जुड़े हुए कालखंड है, जरूर याद रखें। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम गांव मोढेरा है। प्रथम सिटी की बात करेंगे सांची होगा। ये मोढेरा कहाँ पे है? गुजरात में लिखा हुआ है। मोढेरा में एगो सूर्य मंदिर भी है और सौर ऊर्जा से संचालित गांव भी है। कितना अच्छा संजोग है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया जीतल किस धातु के बने थे? तांबा के। टका जो वर्तमान में बांग्लादेश का मुद्रा भी है, इल्तुतमिश ने चलवाया था। अर्जेंटम चांदी का बना हुआ होता था। इल्तुतमिश को वास्तविक फाउंडर कहा जाता है सल्तनत काल के, वैसे फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, है ना। भारत में सबसे पुराना मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद, ये केरल के अंदर है। भारत में सबसे पुराना चर्च भी केरल के अंदर है, सेंट थॉमस चर्च है ना। मद्रास में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना किला है ना। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित, ठीक से सुनिए। इनके अलावा अष्टधातु निर्मित नटराज की प्रतिमा कहाँ
कहाँ स्थित है? ये आपका दिल्ली में है। सोना और चांदी के मिश्रण को क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रम एक इलेक्ट्रल पाउडर होता है, पेट खराब होने के बाद हम पीते हैं, ओआरएस के जैसा काम करता है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2000 था, इसमें कितने खेल को शामिल किया गया था? 7 खेल को शामिल किया गया था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। इसकी मस्कट क्या रखे गए थे? गोरैया। गोरैया के नाम पे उज्ज्वला, उज्ज्वला मस्कट का नाम दिया गया था, जो एक आपका गोरैया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध मलाजखंड तांबा क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। खेतरी तांबा क्षेत्र कहाँ पे है? आरजे राजस्थान के अंदर है। कोलार गोल्ड क्षेत्र कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। नोवा मुंडी लोहा क्षेत्र कहाँ पे है? तो झारखंड के अंदर है ना। बादाम पहाड़ी कहाँ पे है? क्योंझोर कहाँ पे है? तो ये सब उड़ीसा में है ना। पन्ना कहाँ पे है? हीरावाला, तो ये कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। नेपा नगर कहाँ पे है? अखबारी कागज वाला, एमपी के अंदर है, ध्यान रखिएगा। कड़सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से है। सरहुल त्योहार झारखंड में काफी फेमस है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ का नाम सुने हैं? दुनिया में एकमात्र पल्लवित नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ, वहीं पर मिलेगा आपको लोकटक। इसी का एगो भाई पुलिकट नाम के जैसा है ना। पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? 6 में। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। कौन सा समिति काम किया था इस पर? शिवरामन समिति काम किया था। कृषि सेक्टर का टॉप संस्था है। विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य है। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1814 में। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना, है ना। ये रिकॉर्ड टूट सकती है क्योंकि आपको पता है शेख हसीना को जो है बांग्लादेश में उथल पुथल होने के बाद जो है वहां से हटना पड़ा था, है ना। ये रहा भैया आपके पैरासीटामोल 500 जो है ना सभी एग्जाम के लिए जो है आपका, है ना, एक यंत्र टाइप का है ना। एसएससी की तुल्य रामबानी है। दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, बिहार एसएससी इत्यादि हर जगह काम आने वाली है, लेकिन एसएससी में सबसे ज़्यादा। ये आपका टीयर 2 के लिए 36 सीरीज चल रही है। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए परीक्षा दर्पण है। इसके अलावा बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार सिविल कोर्ट के लिए जो है आपका 40 वीडियो की सीरीज की कंटेंट अलग अवेलेबल है। तो आपकी जैसा रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हो, है ना। अब हम आते हैं पहले प्रश्नों के साथ, स्टार्ट करते हैं आज का राम कहानी। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट को बढ़ा दिया हूँ, इससे क्या होगा अच्छे से दिखे। चलिए पहला जो प्रश्न है दादा, 2024 में किस पहले भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट कैरियर में 12,000 रन पूरा कर कीर्तिमान रचा? तो ये है विराट कोहली, अपना बिरटू, जिन्होंने 12,000 रन तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने T20 फॉर्मेट के अंदर। एक एक रिकॉर्ड ध्यान से रखते चलेंगे। देखिए 400 T20 मैच खेलने वाले भारत में पहले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो है ये रोहित शर्मा के नाम है। सभी फॉर्मेट को मिला के, चाहे T20, ODI या फिर टेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले भी अब रोहित शर्मा हो गए हैं। इनके नाम 4200 से अधिक रन है, ठीक है, क्योंकि अब ये संन्यास ले लिए हैं। दूसरे स्थान पे विराट कोहली है अपना, और ये संन्यास ले लिए हैं। ये ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों संन्यास ले लिए T20 वर्ल्ड कप के बाद। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों संन्यास ले लिए हैं। IPL में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। IPL में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाया है। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब विराट कोहली के नाम है। ये पूरा वर्ल्ड में बात होगी, है ना। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अपना विराट कोहली को ही चुना गया था। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली तीसरी बार सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी है। अच्छा, तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर और संगकारा के बाद, है ना। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन सचिन तेंदुलकर ने बनाया है। दूसरा स्थान कुमार संगकारा का है, बता दिए थे। ये तीसरा स्थान बिरटू का हो जाएगा। चौथा स्थान रिकी पॉन्टिंग का हो जाएगा। हाल में ही जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट पूरे किए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मुथैया मुरलीधरन ओवरऑल सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले हस्ती हैं, जो श्रीलंका के हैं। IPL में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड वर्तमान समय तक अपना क्रिस गेल, जिसे यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। इसका उपनाम पूछा जाता है सर, यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। यूनिवर्स बॉस कहा जाता है अपने क्रिस गेल को, और इसके किताब का नाम भी पूछा जाता है द सिक्स मशीन। इनके अलावा IPL में सबसे अधिक चौका लगाने का रिकॉर्ड अपने गब्बर के नाम है, शिखर धवन के नाम है। IPL में सबसे अधिक बार जीतने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों 5-5 बार जीते हैं। 2024 का रिजल्ट अब आ चुका है। ये KKR और आपका विजेता बने हैं, और उपविजेता आपका बना था सनराइजर्स हैदराबाद।
आईपीएल में जो टाइम आउट होते हैं उसकी अवधि 2.5 मिनट की होती है ना। और जो फुटबॉल में हाफ टाइम होता है वो 15 मिनट की होती है। इसके अलावा आइस हॉकी में अगर खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया गया है तो खिलाड़ी को जो है 5 मिनट तक खेल से बाहर होना पड़ता है। आइस हॉकी की बात हो रही है जिसमें 6 खिलाड़ी होती है, हॉकी वाला 11। फील्ड हॉकी का अलग रूल है। फील्ड हॉकी में येलो कार्ड का मतलब सिर्फ चेतावनी होता है। भारत के तरफ से प्रथम टेस्ट शतक लाला अमरनाथ ने लगाए थे। प्रथम वनडे शतक कपिल देव लगाए थे आज़ादी के बाद। प्रथम T20 शतक सुरेश रैना के द्वारा लगाया गया था। तो ये आज़ाद भारत के प्रथम शतकवीर हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। 2023 सहित ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 और 2011 में। 2023 में भारत वर्ल्ड कप का पूर्ण रूप से मेजबानी किए हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि 3 बार भारत ऑलरेडी वर्ल्ड कप का मेजबानी कर चुके हैं, है ना, 87, 96, 11, है ना। इनके अलावा T20 क्रिकेट में सबसे फास्ट 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है भारतीय के नाम, उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है भैया। आईपीएल में सबसे फास्ट 6000 रन डेविड वार्नर। आईपीएल में सबसे फास्ट 100 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेटर में कागिसो रबाडा। आईपीएल में सबसे फास्ट 100 विकेट भारतीय क्रिकेटर हर्षल पटेल के द्वारा लिया गया है। T20 पुरुष वर्ल्ड कप जो है ये 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुए, जहां विजेता रहे थे भारत, उपविजेता रहे थे साउथ अफ्रीका और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के नाम एक और जो है खतरनाक रिकॉर्ड है कि टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे अधिक 35 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है जसप्रीत बुमराह के ही नाम है। इनके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2025 ये संयुक्त अरब अमीरात में हुए, जहां विजेता रहे हैं न्यूजीलैंड और उपविजेता रहे हैं साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के DPSP जो नीति निषेध तत्व हैं के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत दोनों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं? आर्टिकल 48 जो है ये गांधीवादी नीति और उदारवादी नीति दोनों का समर्थन करता है। जो DPSP है उनके अंतर्गत 3 प्रकार की नीति दर्शाई गई है सर, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, ये 3 प्रकार की नीतियां हैं। तो जो आर्टिकल 48 है ये गांधीवादी के साथ साथ उदारवादी भी जो है समझ में आती है। नीति तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में रखे गए हैं, 36 से 51 के बीच आर्टिकल में वर्णित है। उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। यह 3 प्रकार के सिद्धांत से प्रेरित है, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी। जो DPSP है ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है ना। कुछ प्रमुख अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 39 ये क्या बताता है? समान एवं निःशुल्क विधिक न्याय आपको दिया जाएगा। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, प्रसूति बोलेंगे, प्रस्तुति नहीं है ना, प्रसूति जो होता है ना, जो जच्चा बच्चा होते हैं, प्रेगनेंसी वाली बात वो है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। यानी शिक्षा से मैंने कहा था संविधान में 3 जगह चर्चा है, एक तो आपका 45 में है, एक तो आपका 51 का A के में है, 51 के A के 11 के है, A का K कहिए या फिर 21 का A कहिए। ये 3 जगह जो है ना आपके शिक्षा की बात कही गई है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और DPSP में, है ना। इनके अलावा 47 आर्टिकल कहता है कि नशीली दवाएं और मादक पदार्थों का बहिष्कार करना चाहिए। आर्टिकल 48 जीव जंतु से जो है मवेशी हत्या इत्यादि पे रोक बताता है। आर्टिकल 49 कहता है कि जो सार्वजनिक धरोहर के स्थल है उनकी प्रोटेक्ट करना है, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाना है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रास्ते होंगे, इनका विभाजन बताया गया है। आर्टिकल 51 कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हमें बढ़ावा देना है और आर्टिकल 51A कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य को इसमें जो है ऐड किया गया है। आर्टिकल 51 के A से भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है और यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, है ना। देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को जो ऐड करने का रिपोर्ट तैयार किए थे, उनमें 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को ऐड करने की बात कही गई थी, लेकिन जब ऐड हुआ इंदिरा गांधी के समय तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया और संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिए। तो अब वर्तमान समय में जो है शिक्षा सहित मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 + 1 11 हो चुके हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है आपका SSC है, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार जो है ऐड किया गया है, SSC स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य बता दिए थे, इसका जो है अमेंडमेंट नंबर पूछता है 11वां मौलिक कर्तव्य अर्थात शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य का, तो कहिएगा 86वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उन बच्चों का अधिकार है, इस बात की पुष्टि हमें आर्टिकल 21A से होती है। ठीक है भैया। इनके अलावा शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 2010 में इस बात
बात को लागू किया गया था। 2002 में संविधान संशोधन हुए तो उसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी आया और इस बात को भी, जो आर्टिकल 21A में दर्शाया गया है, इस बात को भी जोड़ा गया, लेकिन ये लागू होती है सर 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सा लोक नृत्य है जो तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी किया जाता है, जिसे मुख्य रूप से महिलाएं घेरे में करती है। देखिए ये जो घेरा वाला शब्द है ना, ये आपको अचंभा में डालेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और इसी को मैं बना के अभी तुरंत बताता हूं कि महिलाओं घेरों में गोल चक्कर गोलाकार स्वरूप में नृत्य करती है, राजस्थान में कौन सा, है ना। तो ये एक अलग नाच हो जाएगा, ये घूमर। घूमर जो है राजस्थान में महिलाओं के द्वारा गोल चक्कर में की जाने वाली नृत्य है। यहाँ पे जो है तमिलनाडु और केरल में इसी प्रकार का नृत्य कौन सा है, इसे कहते हैं कुम्मी। क्या कहते हैं, कुम्मी, है ना। कुम्मी लोक नृत्य तमिलनाडु और केरल के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के द्वारा घेरा बनाते हुए ताली बजाते हुए किया जाता है ना। इनके अलावा पंजाब में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली लोक नृत्य है जिसे हम गिद्धा कहते हैं, और पंजाब में ओनली पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है, उसे हम भांगड़ा कहते हैं। भांगड़ा, भांगड़ा, है ना, भांगड़ा। इसका नाम भांग से आया है, हेम्प से आया है। इनके अलावा राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर, इस नृत्य में सभी महिलाएं ही भाग लेती है जो गोल चक्कर में नृत्य करती है। इस नृत्य की उत्पत्ति भील समुदाय के महिलाओं के द्वारा किया गया था। बाद में ये राजस्थान में इतने पॉपुलर हो गए कि आजकल राजस्थान के कोई भी इवेंट हो वहां पे जो है करी जाती है, लगभग सभी जनजातियों के द्वारा या फिर जातियों के द्वारा। ठीक है, इसमें देवी सरस्वती की आराधना शुरुआत में की गई थी, बाद में देवी शंकर, पार्वती इत्यादि की भी पूजा जो है इनमें करी जाती है। चलते हैं आगे। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, इसमें भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है और इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है ना। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप, है ना, तो इसमें जो है जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो इससे याद रख लेंगे। मोहिनी कौन थे, भगवान विष्णु का ही रूप था, तो मोहिनी अट्टम से याद रख लेंगे, और इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, और ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है। असम में की जाने वाली बगुरम्बा नृत्य भी महिलाएं ही भाग लेती है। बगुरम्बा, बिछुआ खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, है ना। इसके अलावा बिहू, ये सब कहाँ के हैं। मीदी फेमम, ये सब कहाँ पे। अली लीलांग, ये सब कहाँ के हैं। माजुली उत्सव, ये सब कहाँ के हैं। अम्बुबाची मेला, ये सब कहाँ के, असम के हैं। कहाँ मिलेगा, टॉपिक वाइज सेक्शन में मिलेगा सर। कहाँ पे, टुडे एग्जाम के टॉपिक वाइज में। और कहाँ, राजस्थान के अन्य नृत्य भवाई, इसमें भी महिला माथे पे जो है एक मटका को बैलेंस करते हुए नृत्य करती है, भवई। देखिए भवई राजस्थान में भी होता है, भवई गुजरात में भी होता है। ठीक है, भवई, हाँ सही है जी, भवई गुजरात में भी होता है। ठीक है, इनके अलावा राजस्थान के अन्य नृत्य में आएंगे तो चरी नृत्य भी होता है। चरी नृत्य, है ना, चरी नृत्य भी होता है राजस्थान में। चरी, इसमें भी महिलाएं ही भाग लेती है चरी नृत्य के अंदर, है ना। इनके अलावा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कुल कितने महिला एथलीट भाग लिए थे, VVI कर लेंगे इस बात को। पेरिस जो ओलंपिक है उससे कम क्वेश्चन बन पाएंगे सर, क्योंकि 6 ही आपका मेडल प्राप्त हुआ है, जिनमें 1-2 जो है व्यक्तिगत है, और दो एक तो आपका जो सबसे बड़ा पदक है और रजत पदक है जो व्यक्तिगत है, किनके द्वारा, भाला फेंक वाला आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा, और एक मनु भाकर के द्वारा व्यक्तिगत है ना। और सभी के सभी ब्रॉन्ज मेडल है, तो यहाँ पे थोड़ा कम आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन आ सकता है। नीरज चोपड़ा का जो भाला फेंक का दूरी है वो भी पूछा जा सकता है, मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। SSC की जो मेंस वाली चल रही है, आपको हमारा सभी क्लास अटेंड करना है बंधु। भले आप जो है किसी एक सीरीज की कंटेंट ले या फिर सभी ले, वो इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पूरे क्लास अटेंड करते हैं तो यकीन मानिए 6 महीने के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछने लगेंगे, तुम हो क्या, ऐसे ही बन जाता हूँ। ठीक है भैया, तो ये जो है आपका 32 हो जाएंगे। 32 महिला एथलीट जो है पार्टिसिपेट किए थे इस बार के जो पैरा ओलंपिक हुए थे 2024 में। ओलंपिक की 4 फॉर्मेट होते हैं, ये सभी को सभी पता होगा, है ना। एक पैरा ओलंपिक होते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं, ग्रीष्मकालीन लगाना जरूरी है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होते हैं, एगो ग्रीष्मकालीन मेन ओलंपिक होते हैं, फिर शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, और फिर शीतकालीन पैरा ओलंपिक होते हैं। इस प्रकार से सभी में 4 वर्ष की डिफरेंट मतलब इन एक जाति में 4 वर्ष का डिफरेंस सभी 4-4 वर्ष पे होते हैं, है ना। सभी जो है 4-4 वर्ष पे होते हैं। ठीक है, तो इस बार 32 भाग लिए थे महिला। टोटल 84 एथलीट भारत के गए थे पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए, जिसमें 32 महिलाएं थी, घटा लीजिएगा, पुरुष निकल जाएगा। ठीक है, इनके अलावा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को 29 पदक मिला, जो अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इस 29 पदकों के साथ भारत का रैंक आपके छोटे छोटे एग्जाम जैसे GD हो गया, MTS हो गया, इसमें रैंक काफी पूछा जाता है। 18वां रैंक था इस बार के पैरा ओलंपिक के अंदर भारत का। इस प्रतियोगिता में चीन का पहला स्थान मिला था, है ना। इनके अलावा पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन है, मुरलीकांत पेटकर। इसके नाम पे कौन सा पिक्चर बना, चंदू, है ना।
चंदू चैंपियन, इसके नाम पे पिक्चर बना है कार्तिक आर्यन का। इनके अलावा जो सबसे पहले गोल्ड जीतने वाली महिला है ये है अवनी लखेरा। हालांकि पैरा ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीतने वाली दूसरी महिला है, कई दफ़ा बता चुका हूँ। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, खाली पदक रहेगा तो दूसरी महिला आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला तो ये अवनी लखेरा होगा। और साथ ही साथ एक रिकॉर्ड और, लगातार 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली महिला तो भी अवनी लखेरा होगा। इन्होंने टोक्यो में भी भारत को गोल्ड दिलाया था और पेरिस में भी भारत को गोल्ड दिलाया है। पैरा एथलीट मणिरप्पन थंगावेल्लू है ना, मणिरप्पन थंगावेल्लू, ये लंबी कूद से जो है ना, ये लॉन्ग जंप से संबंधित है ना, लॉन्ग जंप से संबंधित है, थंबावेल्लू नाम है ना। ये जो क्या किए ना, इनके साथ एक अजीब रिकॉर्ड बना कि लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक दिलाने वाले भारत के से रहे हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत को सबसे अधिक पदक किस खेल में मिला है 2024 में, तो भारत को सबसे अधिक पदक 2024 में एथलेटिक्स के अंदर मिला है। पैरा में 17 पदक मिले हैं, जिनमें से 4 तो खाली गोल्ड मिले हैं महाराज, है ना, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पैरा ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1960 में रोम इटली से हुई थी। पैरा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में इस बार का जो आपका ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। अगर आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल किस एथलीट या खिलाड़ी ने दिलाया तो आप हरविंदर सिंह को ही कहेंगे, ठीक है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक के शुरुआती इवेंट के जो है बैरियर थे, फ्लैग बैरियर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मार्च 2024 में किस शहर में देश का पहला एलएनजी आधारित बस का संचालन किया गया, तो ये आपका मुंबई में है। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा हमें कि मार्च 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एलएनजी से संचालित बस को हरी झंडी दिखाई, तो महाराष्ट्र था, उस समय एकनाथ शिंदे साहब थे। ये क्वेश्चन अभी भी बने रहेंगे क्योंकि जिस प्रकार से सीएनजी अपने पास जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, आजकल ज़्यादा कैब वगैरह सीएनजी पे ही चलती है ताकि जो है कार्बन का जो उत्पादन है कम किया जा सके, है ना। ये एक जो है वैकल्पिक ऊर्जा का साधन है। उसी प्रकार से एलएनजी को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मार्केट में एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है। तो मुंबई शहर में एलएनजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, इसका फुल फॉर्म सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये मुंबई शहर में चलाया गया था। इससे पहले एलएनजी संचालित बसों की जो चर्चा है केरल के अंदर किया गया था, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे 2016 का ही वो समय था। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ जो है ये आपका हुगली कोलकाता में किया गया है। इनके अलावा अनुच्छेद 44 अपनाने वाला देश का पहला जो आपका स्टेट बना ये आपका उत्तराखंड है। बहुत सारे बच्चे के मन में गोवा आ जाएंगे, तो गोवा जो है जब से पूर्ण राज्य बना था ना तब से ये चीज लागू होके आया था, तो इसीलिए गोवा पहले नहीं है, ये पूर्ण मतलब खुद से अपनाने वाला देश बना उत्तराखंड। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो आर्टिकल 44 है ये अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही होगा। देश की सबसे लंबे ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने जनवरी 2024 में किया, जो अरब सागर में है। और ये किस किस 2 स्थानों को जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं आपका सेबरी, है ना, सेबरी वडाला के आगे है। वडाला आपने देखा होगा शूट एट वडाला पिक्चर्स मनया सुरवे का, जो जॉन अब्राहम और आपका जो है कंगना रनावत हीरोइन है ना, तो उसी वडाला से अगला स्टेशन है सेबरी, और ये सेबरी से जोड़ते हैं उड़न तालुका को, तो ये जो है अरब सागर पे है। और इसमें जो है कौन से देश हमें सपोर्ट किए थे इसको बनाने के लिए, तो कहेंगे आप जापान, ठीक है भाई। इनको अलावा नितिन गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री के द्वारा पिछले साल मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया गया था। ये जो है आपका 23 की बात हो रही है। इसके अलावा हाइड्रोजन से संचालित पहला जो कार है इंडिया के अंदर, ये भी मैं हाल फिलहाल बताया हूँ। जो हाइड्रोजन से संचालित इंडिया का पहला कार है उसका नाम है टोयोटा मेराई, है ना, टोयोटा मेराई हिंदी में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसकी अंग्रेजी मैं कैसे लिखूँ वो कैसे लिखता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं इनके अपने नियम होते हैं, ठीक है, इसीलिए टोयोटा मेराई। ये जो हाइड्रोजन से संचालित जो है इंडिया में पहला कार है, जो नितिन गडकरी साहब के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि हाइड्रोजन से संचालित जो है किस मार्ग पे इंडिया का पहला रेल चला, तो सोनीपत मार्ग पे चला था। और दुनिया में पहले जर्मनी में हाइड्रोजन से संचालित रेल चला था। ये जो है कल के क्लास में हमने जो 16 नंबर है ना आपका सीजीएल मेंस वाला, उसमें बात करा था। बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है खोला गया
गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 2021 में 16वें जनगणना का जो है थीम विषय क्या रखा गया है। 2011 की जनगणना का विषय तो याद ही होगा आपको। अब हम 2016 का बात कर लेते हैं। तो 2016 में जो विषय है इनका नाम है जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2011 में जो जनगणना का विषय रखा गया था हमारी जनगणना हमारी भविष्य, इस प्रकार से है जो ना बात रखा गया था। इन्हें ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए थे। 2021 की जनगणना भी 2 चरणों में हो रही है, जो 16 भाषा में संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, संपन्न कराई जाएगी 16 भाषा में। ये भी जो है ये याद रखिएगा कितने भाषा में संपन्न कराई जाएगी और कितने चरणों में होगी और थीम क्या है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था और पहले शहर की जनगणना ढाका का हुआ था, क्योंकि उस समय अखंड भारत में ढाका भी था। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा जनगणना लगातार हुआ था 1881 से रिपन के समय से। आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में। पिछली जनगणना हुई थी 2011 में। अंडर प्रोसेस जनगणना है 2021। ठीक है, ये कुछ बातें। जनगणना किस सूची की विषय है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आंसर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए जनगणना वाला टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिए, या फिर जो कंटेंट लिए हो उन टॉपिक वाइज में जाना और जनगणना वाले बातों को समझ लेना। इनके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। भारत का आयरन लेडी किसे कहा जाता है सर, भारत का आयरन लेडी किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, केवड़िया में है, जिसका नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। और उनके मूर्तिकार राम सुतार हैं और ये वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू है, जो खड़े रूप में है 182 मीटर की। आज़ादी के बाद देसी रियासत को जो भारतीय दल में मतलब भारतीय संघ कह सकते हैं यहाँ पे में मिलाने की जो जिम्मेवारी सौंपी गई, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया था। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है, मैडम रुस्तम भिखाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने भारतीय भूभाग के बाहर जर्मनी के स्टुगार्ट में 1907 में तिरंगा झंडा को फहराए थे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में टोटल 3 बार अध्यक्ष किए थे। दादा भाई नौरोजी ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की बात कही थी। इनके किताब का नाम है प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में देश के बाहर लंदन में, है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन, माफ कीजिएगा। इनके अलावा कहाँ गए भाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जो हमारे बीच नहीं है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन को कहा जाता है, जो इसरो के पूर्व चीफ थे सोमनाथ साहब के पहले। जल मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। पक्षी मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। अब भी बात करा हमने, जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी 42वां संविधान संशोधन के समय इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। इनके अलावा चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी को जानते हैं हम। चिपको आंदोलन जो पर्यावरण प्रोटेक्शन वाला आंदोलन है, जो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए, है ना, तो इसमें जो नेता है सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है। इसी प्रकार से एक और बिश्नोई समाज का आंदोलन है, जिसे बिश्नोई आंदोलन भी कहते हैं, है ना, जो आपका अमृता देवी बिश्नोई जो है इनके चीफ थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान में हुआ था और जो चिपको आंदोलन है वो आपका हुआ था कहाँ पे भैया, उत्तराखंड में। बॉल बैडमिंटन, एक मिनट, बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग क्या होता है, 2 बार लिखा गया है, बॉल मतलब गेंद देना होता है। अच्छा ठीक है, बॉल को यहाँ से डिलीट करते हैं। बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग क्या होता है, पीला कलर का होता है। बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग कैसा होता है सर, पीला कलर का होता है। बैडमिंटन खेल में कोर्ट की लंबाई 13.14 मीटर सिंगल्स और डबल्स दोनों प्रतियोगिता के लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता है ना सर कि जिसकी लेंथ नहीं बदलेगी, जो कोर्ट होती है ना उसकी लेंथ नहीं बदलती है, चाहे तो 1 आदमी वाला खेल हो रहा हो और चाहे तो 2 आदमी वाला खेल रहा हो। लेकिन अगर जब 2 आदमी वाला खेल होता है ना तो इसके वाइड बढ़ जाते हैं, मतलब जो है चौड़ाई जो है ये बढ़ेगा,
ना कि लेंथ बढ़ता है, लेंथ कांस्टेंट रहता है। बैडमिंटन में भी सेम कहानी है। बहुत सारे ऐसे खेल है जिसमें ये चीज़ लागू होती है। तो बैडमिंटन खेल में कोर्ट की लंबाई 13.14 मीटर होता है ना। ये आपका जो है सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए है। वहीं पे अगर सिंगल्स खेलना है तो कोर्ट की चौड़ाई 5.18 मीटर होगा और डबल्स खेलना है तो 6.1 मीटर होगा। बहुत सारे बच्चे सिंगल्स डबल्स समझ ही नहीं होंगे। हाँ ठीक है भाई। देखिए सिंगल्स मतलब एगो आदमी इधर एगो आदमी इधर, डबल्स मतलब 2 आदमी इधर और 2 आदमी इधर, ठीक है। बैडमिंटन खेल 21 अंकों के लिए 3 गेम खेले जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था वॉलीबॉल खेल 25 गेम 4 सेट खेले जाते हैं और फिर अंतिम सेट 15 अंकों के लिए खेले जाते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में बॉल का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और एक दिवसीय इंटरनेशनल या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी कहेगा ना तो रेड ही कहेंगे। अच्छा हुआ याद आ गया। देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के जैसा समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमको जनरली क्या क्लिक होता है कि वनडे को कहता होगा, नहीं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना ये टेस्ट जैसा होता है। अर्थात फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉल का रंग कैसा होता है? तो रेड होता है। वनडे क्रिकेट में बॉल का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। वनडे क्रिकेट में एक बॉलर अधिकतम कितने ओवर तक बॉलिंग करते हैं? 10 ओवर तक। T20 में एक बॉलर अधिकतम 4 ओवर तक और टेस्ट में जो है जब तक थक न जाए। इनके अलावा टेस्ट क्रिकेट लाल गेंद से खेली जाती है जबकि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सफेद गेंद से। मैंने अलग से फिर से लिख दिया है। मार्च 2024 पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र झाझरिया को। देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है ना। बहुत मैंने पूछा लेकिन बच्चे ने जवाब नहीं दिया, शायद कोई ने। आप आज आपसे पूछता हूँ फिर से, देवेंद्र झाझरिया किस खेल से है बताइएगा। मार्च 2024 में पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष बने हैं, है ना। इनके अलावा जो ओलंपिक कमेटी है अपना IOC है, इंडियन ओलंपिक कमेटी है, वहाँ पे अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा और ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे IOC के? दोराबजी टाटा साहब 1927 में, जिनके द्वारा फाउंड भी किया गया था। देवेंद्र झाझरिया भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट हैं जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक, यहाँ लिख ही दिया हूं तो क्या पूछूं, भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं जैसे नीरज चोपड़ा, अनुरानी, किशोर जेना, है ना। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा। वर्तमान में PT ऊषा है जो प्रथम महिला भी हैं। मार्च 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में हरेंद्र सिंह ने शपथ लिया है। इसे भी VBI करके रखेंगे। ये गुमराह क्वेश्चन सब है, अगर आ जाए ना सामने तो मात्र 10% बच्चा ही अटेंड करेगा, ठीक है। इनके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? अमोल मजुमदार। ये हॉकी टीम के हैं भैया और ये क्रिकेट टीम के हैं। हॉकी के हरेंद्र सिंह, हॉ से हॉकी, हॉ से हरेंद्र महिला वाला के, और जो क्रिकेट टीम के हैं अमोल मजुमदार। इनके अलावा BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष R ग्रैंट गोबर और वर्तमान अध्यक्ष RR तो मिल गया, रोजर बिनी। एगो R कहीं से और ले आओ तो हो जाएगा RRR, जिसे नाटू का ऑस्कर अवार्ड मिला था पिछली बार, है ना। इनके अलावा भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे साहब हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभ्यास धर्म गार्जन भारत और किन देश के बीच आयोजित कराए जाते हैं या फिर कराए गए हैं? तो धर्म गार्जन जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। सही, हाँ सही है, भारत और जापान के बीच होता है। सही है भाई, धर्म गार्जन जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। इन्हें भी ध्यान अपन रखना है ना, इन्हें भी ध्यान जो है रखना है अपने को। इनके अलावा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। इस बार याद रखेंगे मलेशिया में अंडर 90 जो है आपका T20 महिला यानी फीमेल वर्ल्ड कप होने वाली है मलेशिया के अंदर। इनके अलावा अभ्यास लिमतीय भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, लिमतीय। इनके अलावा अभ्यास अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होती है, अजय वारियर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, जो ये क्वेश्चन भी था। अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तांसी किस प्रकार का नाम है भाई? ये भारत और सऊदी अरब के बीच होता है ना। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो का सैन्य अभ्यास है। नाटो जिसके वजह से यूक्रेन और रूस जो है काफ़ी दिनों से घमासान में भिड़े हुए हैं, है ना। तो इनको जो है इनका अभ्यास है स्टीड फास्ट डिफेंडर। ऑपरेशन अब आते हैं। देखिए ये तो हो गया अभ्यास, अब ये है ऑपरेशन। इवैक्यूएट वगैरह इसके तहत किया जाता है। ऑपरेशन मतलब मुहिम, जैसे पोलिया वाला चलाया गया मुहिम नहीं होता है, कोई चीज़ को समाप्त करना है, कोई चीज़ अचीव करने की एक लक्ष्य रखी जाती है ना। तो ये मुहिम है ना। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान को रिलेट करता है, भारत और सूडान के साथ। ऑपरेशन करुणा ये आपका म्यांमार में जो मोचा तूफान आया था उनसे इवैक्यूएट या फिर राहत देने की कार्यक्रम है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को बाहर मतलब
सकुशल लाने की चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त सीरिया में मदद से है। ऑपरेशन अजय इजराइल से संबंधित है। तो ये जो है ना, जरूर ऑपरेशन का ध्यान रखिएगा। जीडी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ऐसे सेम कृत्य है लगभग, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग 2024 कुल कितने टीम शामिल किए गए थे? 12 गो। प्रो कबड्डी लीग जो है 12 गो टीम शामिल किया गया था। प्रो कबड्डी लीग सबसे पहले कब हुआ था? 2014 में। आईपीएल सबसे पहले कब हुआ था? 2008 में, है ना। तो आईपीएल के जैसा जैसे क्रिकेट में आईपीएल, वैसे ही कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग को हम जानते हैं, है ना। 2024 के विजेता पुनेरी पल्टन है, हरियाणा स्टीलर्स को हरा के, है ना। 2014 में शुरू हुआ था। प्रो कबड्डी लीग में सबसे अधिक बार विजेता पटना पैराइट्स हैं, है ना, जिन्होंने 3 ट्रॉफी जीते हैं। और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों 5-5 बार। आईपीएल ये मैंने बता दिया था, आईपीएल के बारे में ऊपर ही बता दिए थे, तो फिर से निकल जाते हैं। डब्ल्यूपीएल को भी जानना जरूरी है। सेकेंड जो है आपका एडिशन कराया गया था 2024 में। विजेता रहे थे आपका रॉयल चैलेंज बंगलुरु आरसीबी, है ना। उप विजेता रहे थे दिल्ली कैपिटल। दोनों बार के उप विजेता दिल्ली कैपिटल ही हैं 2023 और 24 के लिए। 2023 में एमआई जीता था, 2024 में आरसीबी जीता है डब्ल्यूपीएल 2024। वर्ल्ड कप 2023 में 10 टीम ने भाग लिया था, जहां विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहे थे भारत ने हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीरता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? वीरता का मूर्ति जो है असम जोरहाट में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकान के नाम पे जो है भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे अपन क्या नाम दिए हैं? वीरता का मूर्ति। जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल, है ना, वैसे ही जैसे स्टेचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर साहब महाराष्ट्र में है, इसी प्रकार से यहाँ पे जनवरी 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा निर्मित, है ना, 29 पुल और 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं में सम्मिलित राज्य यूटी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम इत्यादि शामिल है। देख वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, मैंने बताया था कि जो भी चाइना के बॉर्डर से सटे हुए पार्ट है ना, उसी में चलाए गए थे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आपका सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ये सब जो हो जाएगा, है ना, उत्तराखंड भी हो जाएगा। इनके अलावा बीआरओ की स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रमुख तटवर्ती इलाकों में काम किया है, सड़क का निर्माण करना और उनका रखरखाव भी करना। किसका काम? बीआरओ का। स्थापना 1927 किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बीआरओ ने सेला टनल बनाया अरुणाचल प्रदेश में, ये भी जो है चर्चा का विषय रहा था। सेला टनल डबल ट्यूब वाली सबसे ऊंचाई पर स्थित वर्तमान समय में भारत का टनल है। इनके अलावा नकलियुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। 9 से नकलियुम, 9 से नागालैंड, है ना, नागालैंड में प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल है, जो 1 से जो है 10 दिसंबर के बीच 2000 ईस्वी से विरासत चीजों को जो है बढ़िया लाइमलाइट में लाना या फिर प्रदर्शन करना या फिर संरक्षित करना, कुछ भी आप कह सकते हैं। इस उद्देश्य से 2000 ईस्वी में से स्टार्ट किया गया था हॉर्नबिल का त्यौहार, और ये हर साल फिक्स समय दिसंबर महीना में 1 से 10 दिसंबर के बीच में होता है ना। नागालैंड के अन्य प्रमुख त्योहारों में मीमकूट फेस्टिवल आता है, अपना सेक्रेनी आता है, आओ लांग फेस्टिवल भी है, मोत्सी मोंग भी है, तलूनी फेस्टिवल भी है, यमसे त्योहार भी है। ये सभी के सभी नागालैंड की त्योहार है। नागालैंड के प्रमुख नृत्य में आएंगे नागा नृत्य, तो इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। नागालैंड में नागा नृत्य होगा तो और क्या। मयूर नृत्य, तितली नृत्य, चांगसांग नृत्य काफी पूछे जाते हैं नागालैंड से, चांगसांग, है ना। सुआ लूला भी पूछे जाते हैं, कुकी नृत्य भी पूछे जाते हैं। जनगणना 11 में नागालैंड नकारात्मक वृद्धि दर्शाया था और मेघालय सबसे अधिक वृद्धि दर्शाया था। जहां मेघालय सबसे अधिक ग्रोथ दर्शाया था, वहीं नागालैंड माइनस के 0.6% दर्शाया था। देश में पहला पेपर रहित विधानसभा नागालैंड में ही जो है स्थापित किए गए थे। टॉपिक वाइज अवश्य देख लीजिएगा, है ना। ये जो आपका नृत्य वगैरह है। रजिया सुल्तान की गद्दी पर कब बैठी रजिया सुल्तान? तो 1236 में बैठी थी और 40 में जो है गद्दी से नीचे उतरी थी। सल्तनत काल के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, 1206 दिल्ली में, है ना। ये प्रथम वंश है, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन जो है जो गुलाम वंश है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ गुलाम वंश है। इसे इलवारी वंश भी कहते हैं, इलवारी वंश, या फिर ममलूक वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी इलवारी हो चाहे ममलूक हो चाहे गुलाम हो, सब एक वंश है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिन्होंने 1211 में गद्दी को संभाला, है ना। इनके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने नींव रखा था। इल्तुतमिश माफ कीजिएगा,
ऐबक ने नींव रखा था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और फिरोज तुगलक ने ऊपर का फ्लोर बनाया था, चौथा और पांचवा। आज 5 फ्लोर के हैं आपके कुतुब मीनार, पहले इल्तुतमिश तक 3 फ्लोर का था। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो अपने पिता इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठी थी। हालांकि बीच में कई शासक आए। रजिया का नहीं, इसके बीच में नहीं आया, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में आया था आराम सा, है ना। रजिया का कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा था। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुआ था, ये भी पूछा जाता है ना। अल्तुनिया जो है भटिंडा के इक्तादार नियुक्त किए गए थे। कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, कहाँ का जो है फलाना चीज़ नियुक्त किए गए थे। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों, है ना, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि 1235 से 51। इनके फाउंडर जरूर याद रखिएगा, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां और बहलोल लोदी, है ना, ये जो है इनके फाउंडर हैं। जो एमबीटी था मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं के काल में आपका हरिहर एवं बुक्का जो है संगम वंश नहीं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 ईस्वी में, है ना। मोरक्को निवासी इब्न बतूता भी इन्हीं के काल में आते हैं, है ना। रेहला नामक अरबी ग्रंथ की रचना भी करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन किया था अपना तुगलक वंश ने। और अंतिम शासक कौन हुए? इब्राहिम लोदी। किस युद्ध में हारे? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर के साथ, और सल्तनत खत्म, मुगल वंश स्टार्ट। निम्नलिखित में से जैविक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? एंजाइम को अपन जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं। अच्छा, एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि से निकलेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से? तो आप कहोगे बहिस्रावी ग्रंथि से। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक की खोज कौन किए थे? बर्जिलियस महोदय ने किए थे। शरीर में एंजाइम का निष्कासन बहिस्रावी ग्रंथि से होती है। कुछ प्रमुख एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन को बचाने में मदद करता है, एमाइलेज स्टार्च को बचाता है, लाइपेज वसा को बचाता है। यह तीनों एंजाइम अग्नाशय से निकलती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वहां से अपना हार्मोन रिलीज होता है, जैसे इंसुलिन। अग्नाशय से जो है हार्मोन भी निकलता है और आपका जो है एंजाइम भी निकलता है। इस प्रकार से अग्नाशय आपका जो है मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है, मिश्रित ग्लैंड का उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया के दर को तेज या कम कर सकता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता है, उत्प्रेरक कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निकेल, पैलिडियम और प्लेटिनम ये आपके उत्प्रेरक का रोल अदा करता है। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया अपने आप में क्या होता है सर? कि कृत्रिम तेलों से डलडा बनाने वाली अभिक्रिया है। हाइबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में जो है लोहा का चूर्ण उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान पर विचार नामक पुस्तक के लेखक हैं। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता, आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था। बहिष्कृत हथकरघा सभा का गठन भीमराव अंबेडकर ने किए थे। भीमराव अंबेडकर का जो एक अन्य प्रमुख पुस्तक है उनका नाम है वेटिंग फॉर वीजा, है ना। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। 1930, 1931 और 1932 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन विजिट किए थे। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा माना है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। भारतीय संविधान के जो अंग्रेजी पांडुलिपि है प्रेम बिहारी रायजादा, और हिंदू पांडुलिपि जो है ये श्री कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जनवरी 2024 तक देश में कुल कितने एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं? तो 10 करोड़। 10 करोड़ जनवरी में हो गया था। मान लीजिए जून तक पूछ दिया तो क्या करोगे? 9 करोड़ आंसर करोगे? नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करोगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 1 मई 2016 को एलपीजी कनेक्शन वाला है। हालांकि इसके जो है सेकेंड फेज भी आ चुके हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना 2023 के आंकड़ों के अनुसार 51.4 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक खाता आपका उत्तर प्रदेश में रहेगा। 2014 में यह योजना आई थी और ये बैंकिंग सुविधा अवगत कराती है, और ये विश्व में सबसे बड़ा बैंकिंग जागरूकता वाला योजना है। मैंने 3 बताया है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य वाला आयुष्मान भारत, सबसे बड़ा बैंकिंग वाला आपका जनधन योजना, और सबसे बड़ा जो है एक नियमित रोजगार देने वाला मनरेगा। अटल पेंशन योजना जिसकी शुरुआत 2015 में हुआ था, 31 दिसंबर 2023 तक लाभार्थी की संख्या 6 करोड़ से अधिक हो गई है अटल पेंशन योजना में। इनके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत 2023 में हुआ था। श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत, है ना। इसमें भी काफी सारा 50 लाख के करीब लाभार्थी हो चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपका परिपक्व हो जाते हैं तो आपको 300 रुपया जो है मासिक पेंशन के तौर पे दिए जाते हैं। इनके अलावा सही है,
कुछ अन्य योजना जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 15 में हुआ था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में स्ट्रीट वेंडर के लिए हुआ था। मुद्रा योजना में 3 प्रकार के लोन प्रदान किए जाते हैं और इस बार के बजट में 2024 में इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपया कर दिया गया है। मुद्रा योजना जो है इसके सिडबी के अंतर्गत चलती है और मुद्रा की लोन जो है NBFC MFI से आप ले सकते हैं। चलते हैं आगे। पानीपत की तृतीय लड़ाई में 1761 में मराठा तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठा तोपखाना का नेतृत्व जो है इब्राहिम खान गर्दी के द्वारा किया गया था। इब्राहिम खान गर्दी के द्वारा जो है किया गया था। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। इस युद्ध में अहमद शाह की विजय होती है और मराठों का सरदार कौन रहे थे? सदाशिवराव। इनके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इस लड़ाई के उपरांत बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। इस युद्ध में बाबर सर्वप्रथम तुगलमा नीति का प्रयोग किए थे। बाबर को कलंदर दानशीलता की भावना रखने हेतु कहा जाता था। मुबैया यान पद्धति शैली के जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर है जो तुर्की भाषा के ग्रंथ हैं, जो खुद के जो है आत्मकथा जैसा है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 56 में हुआ था। इस लड़ाई में अकबर विजय रहे थे, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेनापति मान सिंह भाग लिए थे, है ना। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। 1565 में हुआ था। इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था। शतरंज के खेल में प्यादा की संख्या कितनी होती है? सर 8 होती है प्यादा की संख्या। शतरंज की खेल में 8 प्यादा, 1 राजा, 1 रानी, है ना, 2 ऊंट, 2 घोड़ा, है ना, और आपका जो है 2 ऊंट, 2 घोड़ा और 2 हाथियों होता है। 2 2 4 2 6 2 8 8 16, ठीक है। एक पक्ष में 16 गो, एक पक्ष की ये मैंने बताया, ये 16 हो जाएगा, है ना। शतरंज की खेल में प्यादा की संख्या कितनी होती है? एक पक्ष में तो इतना होता है ना। दोनों पक्ष मिला के 32 गो गोटी होता है, एक पक्ष में 16 गो गोटी होता है। शतरंज खेल का प्रारंभिक नाम चतुरंग हुआ करता था। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में समीप हुई थी। शतरंज खेल पे बोर्ड पे 64 वर्गाकार घरों में बटी होती है, जो 2 कलर में होती है। दोनों कलर के दोनों पक्ष में 16-16 गोटी दिए जाते हैं और गोटी का भी 2 कलर होता है। टोटल गोटी 32 होते हैं, 16-16। 1 राजा, 1 रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़ा, 8 प्यादा एक पक्ष में दिया जाता है। शतरंज खेल में शासी निकाय फीडे हैं। वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसकी स्थापना 1924 में किया गया था। भारत के लिए शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बना था, ना। पी श्याम निखिल जो है ये 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है। 84वें भी पूछा जा सकता है। वैशाली रमेश बाबू। ग्रैंड मास्टर एस विजया लक्ष्मी महिला में। फीडे विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय विश्वनाथ आनंद, सेकेंड भारतीय आर प्राज्ञनंदा, ठीक है। अभी कोनेरो हम्पुई का भी चल रहा था, शायद जीत भी गई होगी, आज मैंने देखा नहीं, आज या कल। इनके अलावा कल या 3 दिन पहले ही देखे थे कहीं न्यूज में, है ना। कोनेरू हम्पी जो है जीतने वाली है। भारतीय भाई बहन की एकमात्र ग्रैंड मास्टर जोड़ी आर प्राज्ञनंदा और वैशाली रमेश बाबू। शतरंज वर्ल्ड कप 2023 अजरबैजान में हुआ था, जहां विजेता रहा था मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं, और आर प्राज्ञनंदा भारत के उप विजेता रहे थे। डी गुकेश सिंगापुर में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लीरेन को हरा दिया। 2023 में जो है डिंग लीरेन जो है विजेता रहे थे, और अब डी गुकेश जो है दुनिया में सबसे कम उम्र में जीतने वाली इस प्रतियोगिता को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेवाती घराना के संस्थापक कौन है? घग्गे नजीर खान। प्रसिद्ध रामपुरवा घराने के उस्ताद इनायत खान, और इसी के जो है मेन कलाकार उस्ताद राशिद खान, जो अब हमारे बीच नहीं है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनके अलावा मेवाती घराना की स्थापना इंदौर के उस्ताद घग्गे नजीर खान और उस्ताद वाहिद खान ने किए थे। संबंधित कलाकार पंडित जसराज, पंडित मोतीराम, मनीराम, संजीव अयंकर, ये सब आपके मेवाती घराना से हो जाएंगे। पंडित जसराज, है ना। इनके अलावा किराना घराना, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान यहाँ भी है। इस घराने के प्रमुख कलाकार पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक के थे, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, मणिक वर्मा इत्यादि। ग्वालियर घराने के फाउंडर हस्सू खां, अद्दू खान और नथु खान जी हैं। इसके अलावा आगरा घराना के फाउंडर हाजी सुजान खान। अन्य कलाकारों में आएंगे फैयाज खान, हाजी सुजान खान, घग्गे खुदाबख्श, लताफत हुसैन, दिनकर काकनी। बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय हैं, जो भी महाराज सरनेम रहेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी मिश्रा सरनेम रहेंगे वो भी लगभग यहीं पर होते हैं, है ना। इनके अलावा रामपुर घराना का बता ही दिए थे, इसमें आ जाएगा राशिद खान, निसार खान, मुस्तफ़ा खान। पंडित बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से हो जाएंगे। बिंदादीन, लखनऊ कालका बिंदादीन घराना, है ना।
कथक नृत्य से संबंधित थे। पटियाला घराना फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, रजा अली, बेगम अख्तर, ये सब आपके जो है पटियाला घराना में आ जाएंगे। तो ये थे आज के जो है आपके आखिरी प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप कंटेंट को बाय करके जो है अपने सपना को साकार कर सकते हैं और हमारे मिशन 1000 सिलेक्शन में अपना योगदान दे सकते हैं, अपना खुद का सिलेक्शन ले करके, है ना। पढ़िए वही जो एग्जाम में काम आए, है ना। स्मार्ट वर्क करेंगे तभी जॉब जो है संभव है, नहीं तो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं महाराज। हर साल इतने बच्चे पास आउट होके आ रहे हैं, है ना। अभी कभी कभी सोचता हूँ कि 2050 तक क्या होगा, है ना। तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा लाइब्रेरी पढ़ा जाए, है ना। चंद चीज़ पढ़ के भी हो सकती है, लेकिन काम की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है भैया। बाद में कि आप समझदार हैं। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।